जब मैं बड़ा हुआ मैंने सू फैमिली की 5 बेटियों में से एक को अपनी फियांसे चूज किया। सू फैमिली की 5 लड़कियां ये बात जानकर काफी रिलक्टेंट, मैंने मन नहीं करना थी, क्योंकि फोटो में मैं काला और मोटा था। पुराने और टूटे हुए शहर में 3 लग्जरी कार्स रुक गईं। 5 खूबसूरत और एलिगेंट औरतें कार से उतरीं। ये सीन सच में आई कैचिंग था। सू शियाओ शियाओ, जो अभी कार से उतरी थी, बोली, मैंने क्या देख लिया, ये जगह कितनी गंदी और गर्म है। सू शिनयान, चौथी बहन, भी कंप्लेन करने लगी, हाँ सच में बैड लक है। पापा कैसे अलाउ कर सकते हैं कि कोई गांव का लड़का हमें फियांसे के लिए चूज करे, और हम खुद जियांगचंग तक उसे लेने आए हैं। पांचों लड़कियां डिससेटिस्फाइड थीं। अगर सू के फादर की डेथ नहीं हुई होती तो वो कभी ऐसी जगह नहीं आती। ठीक है, जाओ दरवाजा नॉक करो। दरवाजा सू वन रॉन्ग ने खोला। उसका खूबसूरत चेहरा भी अनहैप्पी था। सू शियाओ शियाओ ने जाने से पहले दरवाजा नॉक किया। आधा घंटा बाद दरवाजा खुला। उसके सामने जो आदमी था उसका फेस शार्प था, उसकी आंखें ब्राइट थीं, उसका टेम्परमेंट, व्यवहार प्लस पर्सनैलिटी उनसे ज्यादा नोबल था। सू शियाओ शियाओ सरप्राइज हो गई। हेलो, हम जियांग यीचन को ढूंढ रहे हैं, क्या वो यहाँ है? मैं ही जियांग यीचन हूँ। मैंने सामने खड़े लोगों को देखा। मैंने दरवाजा लेजिली खोला। 1 मिनट रुको, मैं अपना लगेज ले आता हूँ। जब मैं मुड़कर गया सब थोड़ा सरप्राइज हो गए। ये क्या? उनके फादर ने तो बिल्कुल अलग इमेज दिखाई थी। सू के फादर ने उन्हें जियांग येचन की बचपन की फोटो दिखाई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि वो कुछ सालों में इतना बदल जाएगा। ये सू ल्योली के जम का मजाक था। तुम्हें पसंद है तो उसे अपनी फियांसे बना लो। सू लियाओ शियाओ मुड़कर बोली, मुझे नहीं चाहिए। हैंडसम होने का क्या फायदा, तुम कोई बुढ़े आदमी तो नहीं हो, है ना? टेंशन मत लो, मैं किसी छोटी लड़की से प्यार नहीं करूंगा जो अभी तक बड़ी नहीं हुई। मेरी आवाज पीछे से आई। फिर मैंने सू शियाओ शियाओ का रिएक्शन इग्नोर किया। मैंने अपना लगेज उठाया और कार में बैठ गया। मैं पहली कार में बैठा। ड्राइवर सू वन रैन थे। कार में सिर्फ हम 2 ही थे। मैंने कुछ नहीं बोला। मैं विंडो के बाहर देख रहा था। मैं एंग्शियस था। जब मैं छोटा था मेरी माँ चली गई। मैं और मेरे फादर इस शहर में काफी सालों तक रहे। 2 महीने पहले मेरे फादर बीमारी से मर गए। उनकी लास्ट विश थी कि मैं एक अच्छी वाइफ से शादी करूं। मुझे पहले से पता था कि मेरे फादर और उनके दोस्त सू ने मेरी एंगेजमेंट फिक्स की थी। मैं हमेशा रेजिस्ट करता था, लेकिन ये मेरे फादर की लास्ट विश थी। मैं सिर्फ सू के घर जाने के लिए हाँ कर सका। मैं बिना कुछ बोले जियांगचन पहुंच गया। कार एक लग्जरियस विला के सामने रुकी। मैं उन 5 के साथ अंदर गया। मैंने सिर्फ एक रिच आदमी को सोफे पर बैठा देखा। जैसे ही घर पहुंचे सू शियाओ शियाओ कंप्लेन करने लगी, मॉम हम आ गए, मैं बहुत थक गई हूँ। सू की मदर ने उससे चाय और ड्रिंक्स प्रिपेयर करने को कहा। फिर उन्होंने मुझे देखा। उन्होंने मुझे नीचा समझा। उन्होंने देखा कि मैं फोटो जैसा मोटा और अगली नहीं था, बल्कि मैं काफी हैंडसम था। सू की मदर ने मुझे मॉक किया, तुम जियांग यीचन हो ना? सू फैमिली की बेटी से शादी करने के लिए तुमने प्लास्टिक सर्जरी भी करवा ली, काफी मेहनत की है तुमने। ये शादी सू के फादर ने फिक्स की थी। पूरी सू फैमिली खुश नहीं थी, लेकिन कोई उन्हें मना नहीं सका। मैंने सू की मदर को धीरे से बोलते हुए देखा, आंटी मैंने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई। सू की मदर शॉक हो गई। मैंने देखा स्टीवर्ड मेरा लगेज कार से ला रहा था। उन्होंने कहा, स्टीवर्ड ली बॉक्स खोलो और चेक करो। मैंने यीचन की तरफ देखा। आंटी ये मेरा सामान है, मुझे पता है तुम्हारा है, इसलिए चेक करना जरूरी है। तुम छोटी जगह से आए हो, अगर तुम कुछ गंदा या डेंजरस ले आए हो तो सू फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद सू की मदर ने स्टीवर्ड ली को सिग्नल दिया। 5 लोग सोफे पर बैठे थे, कोई मेरी मदद करने नहीं आया। जब स्टीवर्ड ली बॉक्स खोलने वाला था मैंने बॉक्स पकड़ लिया, कोई मेरा सामान टच नहीं करेगा। सू की मदर खड़ी हो गई। वो थोड़ी गुस्से में थी। मुझे लगता है तुम कुछ इनअप्रोप्रिएट चीज लाए हो, आज मुझे देखना ही पड़ेगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा 4-5 बॉडीगार्ड्स मेरी तरफ आए। बाकी लोग अपने फोन्स रखकर ये सीन देखने लगे। उन्हें लगा मैं पैनिक हो जाऊंगा, लेकिन मैं काम था। जब बॉडीगार्ड्स मेरा बॉक्स लेने वाले थे वो रुक गए। दरवाजे पर एक लाउड आवाज आई। सू के फादर वापस आए थे। वो जल्दी से आगे बढ़े। उन्होंने मुझे देखा और पूछा, येचन तुम ठीक हो? सॉरी, मैं कंपनी मीटिंग में था, अभी ही वापस आया हूँ। मैंने सर हिला दिया। अंकल सू मैं ठीक हूँ। उन्होंने सू की मदर की तरफ मुड़कर कहा, तुम क्या कर रही हो? येचन अभी घर आया है और तुम उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। सू की मदर ने मुझे डिस्गस्ट से देखा। मैंने क्या गलत किया? मैं बस चेक करना चाहती थी कि वो कुछ गंदा तो नहीं लाया। सू के फादर गुस्से में ऊपर चले गए। फिर उन्होंने साई की और कहा, सॉरी येचन, तुम्हारी आंटी को तुम्हारे बारे में गलतफहमी है, मैं उन्हें समझा दूंगा। मैंने सर हिला दिया। कोई बात नहीं, सालों से लोग मुझे गलत समझते आए हैं। फिर उन्होंने सबको कहा, आज से येचन यहाँ रहेगा, तुम लोग उसके साथ डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव नहीं करोगे, कोई उसे बुली नहीं करेगा। 5 लोग चुप रहे। मैं सोच रहा था मेरे फादर को येचन इतना क्यों पसंद था। बाद में सू के फादर मुझे रूम दिखाने ले गए। रूम स्पेशियस और ब्राइट था, सारी डेली चीजें वहां थीं। येचन तुम्हें रूम पसंद आया? अगर नहीं पसंद तो मैं दोबारा डेकोरेट करवा देता हूँ। थैंक यू अंकल, मुझे बहुत पसंद आया। उन्हें देखकर मेरी फीलिंग्स मिक्स्ड थीं। बचपन में मैं उनसे मिल चुका था, वो हमेशा मेरे लिए अच्छे रहे हैं। मुझे मेरे फादर याद आ गए। मेरा डार्क फेस देखकर उन्होंने मेरा शोल्डर पैट किया और कहा, तुम थक गए होगे, आराम करो, डिनर टाइम पर बुला लूंगा। मैंने सर हिला दिया। मैं रूम में जाकर अपना सामान सेट करने लगा। डिनर के बाद सू के फादर मुझे सोफे पर बैठकर बात करने लगे। उन्होंने मुझे एक बैंक कार्ड दिया। येचन ये कार्ड ले लो, कल 5 लड़कियां तुम्हें जियांगचंग घुमाएंगी, जो चाहो खरीद लेना। अंकल सू थैंक यू, लेकिन नहीं। मैंने उनका एक्सप्रेशन देखा। तभी एक लड़की अजीब टोन में बोली, क्या एक्टिंग कर रहे हो, तुम यहाँ पैसे के लिए ही आए हो ना? सू के फादर गुस्से में बोले, यांग वन राव। उसने तुरंत जवाब दिया, मैं झूठ नहीं बोल रही, आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया मैंने उससे क्या ऑफेंड किया। तभी फोन बजा।
ब्रदर जियांग, कंपनी का इस क्वार्टर का 300 मिलियन प्रॉफिट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। मैं स्टन रह गया। फिर पैसे क्यों भेजे? एक दिन में ही खत्म हो जाते हैं। अगली सुबह जब मैं उठा, सू कंपनी का काम देखने जा चुके थे। पांचों लड़कियां टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रही थीं। उन्हें कल बोला गया था कि आज मुझे जियांगचंग ले जाएं। जैसे ही मैं बैठा, सू वन राव ने कोल्ड टोन में बोला, मेरी कंपनी में आज मीटिंग है, तुम्हें बाकी 4 ले जाएंगी। ये बोलकर वो उठकर चली गई। तीसरी बहन सू जनियाओ भी उठकर बोली, मेरा शो है, मुझे जाना है। बाकी लोग भी एक एक करके चले गए। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं ब्रेकफास्ट करता रहा। शाम को मेरा फोन बजा। ब्रदर जियांग, तुम जियांगचंग आ गए? मैंने कोल्ड टोन में पूछा, क्या बात है, तुमने बताया क्यों नहीं? चलो अभी मेरे साथ खाना खाने चलो, अगर नहीं आए तो मैं सू के घर आ जाऊंगा। आधा घंटा बाद मैं अकेला विला से निकल गया। गू क्विंग हैन के साथ डिनर करने के बाद वो मुझे एक हाई एंड बार ले गया। ब्रदर जियांग, सू के घर कोई तुम्हें बुली तो नहीं कर रहा? मैंने कहा, मैं इतना कमाता हूँ, कौन मुझे बुली करेगा? गू क्विंग हैन हंसा। सही है, तुम किसी को बुली करते हो, कोई तुम्हें नहीं कर सकता। बाहर से ये आदमी जेंटल लगता है, अंदर से डेविल है। मैंने उससे पूछा, क्या तुम सच में सू फैमिली से एंगेजमेंट करोगे? मैंने वाइन पीकर धीरे से बोला, मुझे नहीं पता, अगर मेरे फादर नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं आता। अब बस देखते हैं आगे क्या होता है। हम बार के ग्राउंड फ्लोर पर थे। मुझे पता नहीं था कोई सेकंड फ्लोर से हमें देख रहा है। वो सू वन राव थी। वो अपनी फ्रेंड के साथ आई थी। उसने मुझे एक लड़के के साथ देखा। उसके फेस पर थोड़ा कंसर्न था। उसकी फ्रेंड ने मजाक में कहा, मिस सू, तुम्हें वो लड़का पसंद आ गया क्या? क्या मैं उसका कॉन्टैक्ट दे दूं? एक मिनट, क्या वो गू क्विंग हैन है? सू वन राव ने थोड़ा फ्राउन किया और कहा, हाँ, वो लानशियांग कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। कंपनी पावरफुल है और कोई नहीं जानता चेयरमैन कौन है। इतने सालों से गू क्विंग हैन ही सब हैंडल कर रहा है। लेकिन वन राव, तुम उससे ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम इजीली उस लड़के को पा सकती हो। तुम बहुत बोलती हो, सू वन राव ने ठंडी आवाज में कहा, और फिर मुझे नीचे देखने लगी। ये आदमी अभी जियांगचंग आया है, ये गू क्विंग हैन को कैसे जानता है? उसने कुछ नहीं बोला, वाइन उठाई और पी ली। तभी गू क्विंग हैन सीट से उठा। काफी लड़कियां मुझे देख रही थीं। एक रिच आदमी मेरे पास आया। हैंडसम, दोस्ती करते हैं, ड्रिंक लेते हैं। मैंने उसे देखा और बोला, मुझे दोस्तों की कमी नहीं है। वो सरप्राइज हुआ, फिर बोला, आज फ्री हो, चलो ड्रिंक करते हैं। मैंने मना कर दिया। मेरा फेस देखकर वो थोड़ा गुस्से में आ गया। उसने कहा, ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ, मेरे पास पैसा है, ध्यान रखना आज तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। ऊपर बैठी सू वन राव ये सब देख रही थी। तभी तो ड्रामेटिक सीन हुआ। उस आदमी ने मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। मैंने उसका हाथ वापस मार दिया। मैं धीरे से बोला, मुझे तुम्हारी इज्जत नहीं चाहिए, क्या मैं तुम्हें मार दूं? मेरी आवाज एरोगेंट थी। तभी गू क्विंग हैन वापस आया। रिच आदमी डर गया और माफी मांगकर चला गया। मेरा मूड खराब हो गया। मैं रुकना नहीं चाहता था। मैं बार से निकल गया। मैंने कैब बुक की, रोड के साइड बैठकर वेट करने लगा। मैंने सिगरेट जलाई और स्काई की तरफ देखा। मुझे लगा चांद पहले जैसा दूर नहीं है। तभी एक ब्लैक माईबैक मेरे सामने रुकी। मैंने सोचा मेरी कैब है। मैंने सिगरेट फेंकी और कार का डोर खोला। अंदर सू वन राव बैठी थी। उन्होंने ठंडी आवाज में बोला, अंदर बैठो। मैं उसके पास बैठ गया। मुझे अजीब गिल्ट फील हुआ। क्या कोइंसिडेंस है, मैं फ्रेंड के साथ आया था। तुम? उसने सर हिला दिया, कुछ नहीं बोला। मैं विंडो के बाहर देखने लगा। क्या उसने मुझे बार में देखा था या बस कोइंसिडेंस था? मैं अभी जियांगचंग आया हूँ और नेक्स्ट दिन ही इतनी रात को बाहर था, पता नहीं कौन सी लड़की के साथ। ऐसा आदमी सू फैमिली की बेटी से शादी कैसे करेगा? फिर भी वो मुझ पर ट्रस्ट करती थी, लेकिन मेरी सेफ्टी को लेकर वरिड थी। मैं सू वन राव के साथ घर वापस आया। सू फैमिली ने देखा कि हम साथ आए हैं। उन्होंने कहा, ये चंद, शादी के लिए तुम मेरी 5 बेटियों के साथ टाइम स्पेंड करो, फिर डिसाइड करो कौन सूटेबल है। मैंने हाँ कर दिया। सू की मदर खुश नहीं थी, लेकिन वो जानती थी डिसीजन चेंज नहीं होगा। अगली सुबह मुझे नॉक से उठाया गया। मैंने डोर खोला। सू वन राव खड़ी थी। रेडी हो जाओ, मेरे साथ कंपनी चलो। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा, अंकल ने बोला है तुम सबके साथ टाइम स्पेंड करो, आज मेरी बारी है। मैं रेडी हुआ और उसके साथ कंपनी गया। कार में उन्होंने कहा, मैं सिर्फ अपने फादर की वजह से तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, मुझे तुम पसंद नहीं आओगे। मैंने उसकी तरफ देखा और बोला, सच? 2 दिन ऑब्जर्व करने के बाद तुम मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई हो। वो थोड़ी अनॉयड हुई और बोली, अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैं बस मुस्कुरा दिया। कंपनी पहुंचकर लोग मुझे देखने लगे। वाओ, प्रेसिडेंट के साथ कौन हैंडसम लड़का है, रिच लग रहा है, दोनों अच्छे लग रहे हैं साथ में। मैं सिक्योरिटी गार्ड लिन शू से मिलने गया। हम दोनों बात करते रहे। लोग कहने लगे, छोटी जगह के लोग हैं इसलिए सिक्योरिटी गार्ड के साथ बैठकर बात कर रहा है। लंच के बाद भी मैं वहीं रहा। सू वन राव को पता चला तो वो कंफ्यूज हो गई। असिस्टेंट ने बताया, लिन शू एक रिच आदमी है जिसके पास बहुत प्रॉपर्टीज है, वो बस बोर होकर सिक्योरिटी गार्ड बना हुआ है। एज फॉर मिस्टर जियांग का उससे क्या रिलेशन है, अभी तक मुझे पता नहीं चला। सू वन राव ने मुझे 2 सेकंड तक देखा। जियांग ईचंग जियांगचैंग में ऐसे इंसान को कैसे जानता है, और कल रात का गू किंग हान भी? सू वन राव को लगा मैं सिंपल नहीं हूं, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। उसे बस ये कंफर्म करना है कि लिन शू के कोई बैड इंटेंशंस यानी बुरे इरादे नहीं है। घर वापस आकर लिविंग रूम काफी लाइवली था। सू फैमिली के बाकी 4 लोग वहां थे। सोफा पर एक लड़का बैठा था जो मेरी एज का ही था। वो ब्लैक सूट पहने हुए था। वो एक रिच यंग मास्टर जैसा लग रहा था। वान रो वापस आ गई। आओ बैठो। आ नीचंग आज ही वापस आया है। वो प्लेन से उतरते ही यहां आ गया। उसने स्माइल करके सू वान रो को ग्रीट किया। सू वान रो ने भी सॉफ्टली रिप्लाई दिया। आ नीचंग थोड़ा डिसअपॉइंटेड लग रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और स्माइल करके बोला, तुम जियांग ईचंग हो ना? हेलो, मैं आ नीचंग हूं। मैं इन 5 के साथ बड़ा हुआ हूं। आगे हम भाई बनेंगे। अगर तुम जियांगचैंग में बोर हो जाओ तो मेरे पास आ जाना। आ नीचंग ने सुना था कि मैं हैंडसम हूं, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना हैंडसम होऊंगा। मैं उसके दिमाग के छोटे थॉट्स यानी अंदर के इरादे समझ गया। मैंने बस सिंपल रिप्लाई दिया,
तभी सू के फादर भी वापस आ गए। आन फैमिली और सू फैमिली फ्रेंड्स हैं। सू के फादर भी आन ईचंग के साथ काफी पोलाइट थे। सब लोग खुश थे। मैं साइड में बैठकर डिनर का वेट कर रहा था। तभी सू की मदर बोली, वैसे चेंग, मुझे पता था तुम वापस आ रहे हो, मैंने कुछ चीजें खरीदी थी, मैं अभी लाती हूँ। वो ऊपर गई। जब वापस आई उसने सू के फादर से पूछा, मेरे कबर्ड का बॉक्स कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? सू के फादर ने पूछा, क्या तुमने लिया? सू की मदर ने पांचों बेटियों की तरफ देखा। उन्होंने सिर हिला दिया। आन ईचंग ने धीरे से बोला, आंटी, कहीं चोरी तो नहीं हो गई? कौन इतना हिम्मत वाला है? अभी के अभी चीज वापस करो और सू हाउस से निकल जाओ, नहीं तो सीधा जेल जाओगे। किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। सू की मदर तुरंत बोली, स्टीवर्ड, सबके रूम्स चेक करो, ध्यान से सर्च करो। मैं फोन चला रहा था। ये सुनकर मुझे इंटरेस्ट आ गया। 1 घंटे बाद स्टीवर्ड ने सबके रूम्स चेक किए लेकिन कुछ नहीं मिला। मैडम, सबके रूम्स चेक हो गए हैं, सिर्फ मिस्टर जियांग का रूम बाकी है, स्टीवर्ड ली ने बोला। तभी एक सर्वेंट आगे आया। मैडम, कल जब हम ब्रोकन सर्विलेंस डिस्कस कर रहे थे तब मिस्टर जियांग वहां से गुजरे थे, और शाम को मैंने उन्हें आपके रूम से निकलते हुए भी देखा था। मतलब उन्हें पता था कैमरा खराब है और वो आपके रूम में भी गए थे। ये सुनते ही सू की मदर गुस्से से भर गई। जियांग ईचन, कल तुमने अंकल का कार्ड लेने से मना क्यों किया? ऊपर से सीधा साधा बन रहे हो और पीछे से चोरी कर रहे हो। स्टीवर्ड, तुरंत उसका रूम सर्च करो। स्टीवर्ड आगे बढ़ा। बकवास, ईचन ऐसा इंसान नहीं हो सकता। सू के फादर बोले, क्यों नहीं? सू शित्युए, क्या तुम उसे अच्छी तरह जानती हो? छोटी जगह के लोग कुछ भी कर सकते हैं, और कल शाम वो घर पर अकेला था, उस पर डाउट तो बनता है। मैं काम था। कोई बात नहीं अंकल सू, सर्च करने दो। शुरू से ही मुझे समझ आ गया था कि ये मेरे अगेंस्ट एक कंस्पिरेसी यानी साजिश है। कौन मास्टरमाइंड है वो भी जल्दी पता चल जाएगा। सर्वेंट्स मेरे रूम में गए। सू फैमिली के लोग सोफा पर बैठकर तमाशा देख रहे थे। मैंने उस सर्वेंट की तरफ देखा जिसने मुझ पर इल्जाम लगाया था। मैंने ठंडी आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं सू की मदर के रूम में नहीं गया, तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो? सर्वेंट कंफ्यूज हो गया लेकिन बोला, मेरा नाम जांग टिंग है। थोड़ी देर बाद स्टीवर्ड नीचे आया और बोला, सर, मैडम, हमें ये चीज मिस्टर जियांग के रूम में मिली। मैंने देखा, एक जेड ब्रेसलेट यानी हीरा जैसा पत्थर का कंगन ब्लैक प्लास्टिक बैग में था। ये वही चीज थी जो सू की मदर ने खोई थी। सब लोग शॉक हो गए। सच में चीज मेरे रूम से मिली। सू शित्युए, अब क्या कहना है? देखो कैसा लड़का तुमने अपनी बेटी के लिए चुना है। सू की मदर गुस्से में थी। ये ईचन नहीं कर सकता, सू के फादर ने फर्मली बोला। कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं? आन ईचंग ने भी शांत रहने का नाटक किया। तभी सू वान रो खड़ी हुई। डैड, मॉम, अंकल आन से फिंगरप्रिंट्स चेक करवा लो। अगर ये जियांग ईचंग ने किया है तो उसके फिंगरप्रिंट्स ज्वेलरी पर होंगे। सू के फादर ने हाँ की। उन्होंने पुलिस स्टेशन से ऑफिसर आन को बुलाया। सू की मदर बोली, अगर ये जियांग ईचंग ने चोरी की है तो इसका एंगेजमेंट तोड़ दिया जाएगा और इसे घर से निकाल दिया जाएगा। मैंने कहा, मैंने चोरी नहीं की। मैंने ध्यान से सोचा, कल दरवाजे पर एक फिल्म यानी पतली लेयर लगी हुई थी जो आज गायब है। ब्रेसलेट पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो शायद उसी से आए हैं। सू की मदर शॉक हो गई। एविडेंस सामने है, अब क्या एक्सप्लेन करोगी? मैंने कामली कहा, टेंशन मत लो, मैं खुद को प्रूव कर सकता हूँ। आंटी, मैं इस ब्रेसलेट का यूज करता हूँ। सब लोग कंफ्यूज हो गए। मैंने ब्रेसलेट उठाया और अपने हाथ में पहन लिया। मैंने अपना हाथ लाइट के नीचे किया। जेड ब्रेसलेट के नीचे मेरा रिस्ट स्वेल होने लगा। मुझे इचिंग और डिस्कम्फर्ट हो रहा था लेकिन मैं इग्नोर कर रहा था। मैं मुस्कुराकर बोला, आंटी, ये जेड बहुत अच्छा है। जितना अच्छा जेड होता है मुझे उतनी ज्यादा एलर्जी होती है। सू के फादर बोले, पागल लड़के, अगर एलर्जी है तो मत पहनो, जल्दी उतारो। मैंने सू की मदर की तरफ देखा और ठंडी स्माइल दी। ये सिम्टम्स 3 दिन तक ठीक नहीं होंगे, इसलिए मैंने चोरी नहीं की। सू की मदर अभी भी नहीं मानी। शायद तुमने ग्लव्स पहने होंगे। मैं हंसा, ग्लव्स? फिर ब्रेसलेट पर मेरे फिंगरप्रिंट्स कैसे आए? सू की मदर चुप हो गई। मैंने कहा, मुझे जेड से एलर्जी है। पहले मेरे हाथ पर कोई सिम्टम नहीं था, अब क्लियरली दिख रहा है। ये मेरे खिलाफ एक ट्रैप है। फिर मैंने कैजुअली कहा, ठीक है, मेरी एक्सप्लेनेशन खत्म हुई। आंटी, अब मैं आपसे पूछता हूँ, कल आपने जांग टिंग को 20,000 युआन क्यों ट्रांसफर किए? जांग टिंग और सू की मदर दोनों शॉक हो गईं। तुम क्या कह रहे हो? मैंने फोन निकाला और एक बिल दिखाया जिसमें जांग टिंग के अकाउंट में पैसे गए थे। एक मेड खुद से इतनी बड़ी साजिश नहीं कर सकती, उसे जरूर किसी ने पैसे दिए होंगे। जैसे ही मैंने उसका नाम पूछा, मैंने उसका अकाउंट चेक किया, सब क्लियर हो गया। ये सब सू की मदर का प्लान था। बिल देखकर सब लोग शॉक हो गए। अब सबको समझ आ गया क्या हुआ था। सिर्फ सू वान रो कंफ्यूज थी, इस आदमी ने ये सब कैसे पता लगाया? सू की मदर बोली, मुझे कुछ नहीं पता। जांग टिंग की माँ बीमार थी, उसने मुझसे सैलरी मांगी थी। अंकल ने साय की और बोला, जब जांग टिंग जॉब के लिए आई थी मैं वहां था। वो एक अनाथ यानी जिसके माँ बाप नहीं होते हैं, ये डिक्टर ली ने कहा, और मैंने सू वान रो को देखा। मैंने सिर हिला दिया। मैं सू वान रो के साथ निकल गया। जैसे ही मैंने कार का डोर खोला, मुझे एक ठंडी आवाज सुनाई दी, सॉरी। मैंने सिर हिला दिया। तब मुझे समझ आया कि वो सू की मदर की तरफ से मुझे अपोलोजाइज कर रही थी। कोई बात नहीं, मैं मुस्कुरा दिया। तुम डिसअपॉइंटेड हो ना? अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो मैं सू हाउस छोड़ देता। वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने ये किया? सू वान रो ने सिर हिला दिया। नहीं, तुम इतने स्टूपिड नहीं लगते। मैंने भी सिर हिला दिया। हाँ, सू फैमिली का गोल्डन सन इन लॉ बनने का क्या फायदा? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं।
हम बिना कुछ बोले हॉस्पिटल पहुंच गए। मैंने डॉक्टर से बिल लिया, फिर हम फार्मेसी से मेडिसिन लेने गए। मैं चेयर पर बैठकर वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद सू वान रऊ वापस आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने देखा सू वान रऊ ने मेडिसिन बॉक्स निकाला और मेरे वूंड पर लगाया। दर्द हो रहा है? थोड़ा ठंडा फील हो रहा था और हल्का सा पेन दिमाग तक जा रहा था। हाँ, थोड़ा दर्द तो है, लेकिन मैं फिर भी मुस्कुरा रहा था। सू वान रऊ, मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी कोल्ड दिखती हो। एक्चुअली तुम काफी कंसिडरेट हो। मुझे तुम और ज्यादा पसंद आने लगी हो। मेरी सार्केस्टिक बात सुनकर सू वान रऊ का फेस रेड हो गया। उसने हल्का सा खांसी की और बोली, मैं शॉक्ड हूं। मैंने कहा था मुझे तुम पसंद नहीं आओगे। मैं हंसा। बोर मत हो, मैं मजाक कर रहा हूं। सू फैमिली को मुझे अभी ऑब्जर्व करना है। लेकिन पीछे से यांग वान रऊ मुझे देख रही थी। ईचंग अभी कुछ ही दिन पहले सू फैमिली में आया है, तुम उसके इतने अगेंस्ट क्यों हो? वो अभी बच्चा ही तो है। यांग वान रऊ ठंडी स्माइल के साथ बोली, क्या ये तुम्हारी वजह से नहीं है? सू शित्युआन, तुमने जियांग ईचंग को सू हाउस क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैंने ईचंग के फादर से एंगेजमेंट फिक्स की थी। यांग वान रऊ गुस्से में बोली, ये एंगेजमेंट सिर्फ एक एक्सक्यूज है। क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि तुम पहले जियांग हानश्याओ को पसंद करते थे? सू शित्युआन एकदम सीरियस हो गए। वो और जियांग फू पहले क्लासमेट्स थे। दोनों की डेस्टिनी जुड़ी हुई थी। फिर उनकी मुलाकात जियांग हानश्याओ से हुई, जो यंग और ब्यूटीफुल थी। वो मेरी माँ थी। दोनों उससे प्यार करने लगे और उससे प्रपोज किया। सू शित्युआन ने जियांग हानश्याओ से शादी करने की कोशिश की, लेकिन जियांग हानश्याओ ने जियांग फू को चूज किया। वो उसके साथ भाग भी गईं। यांग वान रऊ ने आगे कहा, क्या तुम अभी तक जियांग हानश्याओ को याद करते हो? इसलिए तुमने उसके बेटे को घर लाया। तुम उसके साथ इतना अच्छा बिहेव करते हो, क्या मैं सही हूं? सू शित्युआन ने साय की और यांग वान रऊ का हाथ पकड़ा। नहीं, जियांग हानश्याओ की बात बहुत पुरानी हो चुकी है। अब मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। यांग वान रऊ ने पूछा, फिर तुम जियांग ईचंग के साथ इतना अच्छा क्यों हो? सू शित्युआन थोड़े इमोशनल हो गए। तुम्हें पता है, एक बार मैं और जियांग ईचंग के फादर चैरिटी इवेंट में गए थे। अचानक टेररिस्ट्स ने अटैक कर दिया। उसने मेरे लिए गोली खा ली। इतने सालों तक मैं जियांग ईचंग और उसके फादर के साथ टाउन में रहा। जाने से पहले उसने मुझसे कहा था कि मैं जियांग ईचंग का ध्यान रखूं। यांग वान रऊ ये सुनकर चुप हो गई। उस वक्त मैं और सू वान रऊ घर वापस आए। मैंने लिविंग रूम में सू शित्युआन और यांग वान रऊ को देखा। मुझे नहीं पता क्या हुआ था, लेकिन यांग वान रऊ ने मुझसे सिंसियरली अपोलोजाइज किया। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ऊपर रेस्ट करने चला गया। तब किसी ने मेरे बाथरूम का डोर नॉक किया। वो यांग वान रऊ थी। मैं थोड़ा कंफ्यूज था। क्या बात है आंटी, मुझे तुमसे बात करनी है। रूम में बैठते ही उसने सीधा कहा, जियांग ईचंग, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि तुम सू फैमिली में आए हो और मेरी बेटी से शादी करने वाले हो, लेकिन पांचों में से तुम सू वान रऊ को चूज नहीं कर सकते। मैंने पूछा, क्यों? वान रऊ मेरी सबसे अच्छी बेटी है। मैंने उसके लिए पहले ही एक सूटेबल लड़का चूज कर लिया है, इसलिए तुम उससे दूर रहो। ये क्लियरली दिख रहा था कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। वो लड़का शायद आन ईचंग है। मैंने कहा, ठीक है आंटी। उसने कुछ नहीं कहा। मैं रूम से निकल गया। अगली सुबह मेरी बारी थी सू लॉली के साथ टाइम स्पेंड करने की, जो सेकंड सिस्टर है। सू लॉली सू ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट है। उसकी अपनी बड़ी बहन सू वान रऊ से नहीं बनती। वो हमेशा उसके अगेंस्ट रहती है। कार में बैठते ही उसने पूछा, कल तुम्हारा सू वान रऊ के साथ कैसा रहा? मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। ठीक था। वो बोली, मैं तुम्हें बता रही हूँ, एल्डेस्ट सिस्टर अच्छी इंसान नहीं है। वो क्रूअल और अनकाइंड है। उसे चूज मत करना। मैंने उसकी तरफ देखा और हंसा। तो मैं तुम्हें चूज करता हूँ? सू लॉली ऑकवर्ड स्माइल करने लगी। छोड़ो। कंपनी पहुंचकर वो काम में बिजी हो गई। मैं फिर से एक दिन सिक्योरिटी ऑफिस में रहा, तीसरे दिन तक। तीसरे दिन जो मेरे साथ टाइम स्पेंड करने वाली थी वो थी सू जिनियाओ, थर्ड सिस्टर। सू जिनियाओ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बड़ी स्टार है, जिसके मिलियंस ऑफ फैंस हैं। आज उसका बर्थडे है और उसके डेब्यू का 10th एनिवर्सरी भी है। वो पूरा दिन रात के कॉन्सर्ट की रिहर्सल में बिजी थी। उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं था। मैं थोड़ी देर सोकर बिल्डिंग से नीचे आया। मैंने देखा अनी चैंग मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आ रहा है। हम मॉल जाने वाले थे शॉपिंग के लिए, थोड़े कपड़े लेना और साथ ही जिनियाओ के लिए गिफ्ट्स लेना। तुम भी चलो। मैंने सोचा और मना नहीं किया। मैं उनके साथ चला गया। मॉल पहुंचकर उसने एक डार्क ग्रीन सूट उठाया। ये अच्छा लग रहा है, ट्राई करो। मैंने सूट देखा, स्टाइल काफी ओल्ड फैशन था। मैं चुप रहा। अनी चैंग ने एक और भी बेकार सूट उठाया। ये वाला ट्राई करो। मैंने आंखें थोड़ी बंद करके कहा, अनी चैंग, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं तो इतना एक्ट करने की जरूरत नहीं है। इतने तरीके यूज करने की भी जरूरत नहीं। चाहे मुझे ई चैंग पसंद हो, मेरा टेस्ट तुमसे खराब नहीं है। ई चैंग, तुमने मुझे गलत समझा? अनी चैंग का फेस थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। सच में वो मुझे एक गांव के लड़के जैसा लगता है जिसे फैशन का कोई आइडिया नहीं। वो यूजुअली सिंपल टी शर्ट ही पहनता है। लेकिन मैंने उसकी बात इग्नोर की और स्टोर में से अपनी पसंद का सूट उठाया और पैक करने को बोला। जब मैं फोन से पेमेंट करने लगा, सू वान राव ने कैशियर को ब्लैक कार्ड दे दिया। मैंने सिर्फ इतना कहा, थैंक यू। सू वान राव बोली, गलत मत समझना, पापा ने कहा था। ये कहकर वो चली गई। मैं थोड़ा स्पीचलेस रह गया। अनी चैंग ने ये सब देखा और उसकी आंखों में हल्का सा हेट्रेड दिख रहा था। मॉल से बाहर आने के बाद बॉडीगार्ड्स के हाथ में इतने बैग्स थे कि संभालना मुश्किल हो रहा था। सू शाओ शाओ साइड से टॉन्ट करते हुए बोली, कुछ लोग कितने रूड होते हैं, इतना पैसा उड़ा देते हैं।
वो क्लियरली मुझ पर टॉन्ट कर रही थी। उससे पहले भी मैंने उसका मजाक उड़ाया था कि उसके बाल प्रॉपर्ली ग्रो नहीं हुए। अनी चेंग बोला, श्याओ श्याओ ऐसा मत बोलो, ई चेंग ने बस कैजुअली शॉपिंग की है। मैंने ठंडी आवाज में कहा, कार्ड तो तुमने स्वाइप किया था। सू श्याओ श्याओ का फेस रेड हो गया। वो मेरी बहन का पैसा है। मैंने कहा, हाँ तो उसने मना नहीं किया, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? ये कहकर मैं कार में बैठ गया। वो कार में भी मेरी कंप्लेन करती रही। मैं बस ब्लैंक देख रहा था। मैं अपना पैसा भी स्पेंड नहीं कर सकता और मुझे पेमेंट का चांस भी नहीं दिया जाता। रात हो गई। डिनर के बाद मैं रेडी हुआ और सबके साथ कॉन्सर्ट गया। मैं बैठा ही था कि अनी चेंग जल्दी से सू वानराव के पास वाली सीट ले गया। मैंने इग्नोर किया और सू लोली के पास बैठ गया। कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला था। सू जिनियाओ स्टेज पर आई, व्हाइट ड्रेस में, टॉप पोजीशन पर। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। नीचे से लाउड चीयरिंग हो रही थी, मेरे कान तक बजने लगे। 1 घंटे बाद उसने कई सॉन्ग्स गाए। फिर नेक्स्ट सेगमेंट आया। होस्ट स्टेज पर आया और बोला, आज जिनियाओ का 10th एनिवर्सरी है। हमने एक सरप्राइज प्रिपेयर किया है। अब हम एक लकी फैन चूज करेंगे जो जिनियाओ के साथ गाएगा। जोरदार तालियां बजने लगीं। फैंस इतने एक्साइटेड थे कि आवाज बैठ रही थी। स्क्रीन पर नंबर रुककर 26 पर आया। सू लोली बोली, ग्रेट जियांग ईचेंग, ये तुम हो? मैं थोड़ा शॉक हो गया। होस्ट ने बोला, नंबर 26 वाले फैन को स्टेज पर बुलाया जाता है। मुझे समझ आ गया ये कोइंसिडेंस नहीं है। मैंने साइड में देखा, अनी चेंग अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा था। किसी ने मुझे एम्बैरस करने के लिए ये किया था। मैं हल्की सी स्माइल के साथ स्टेज पर चला गया। सू जिनियाओ ने मुझे देखा और थोड़ी सरप्राइज्ड हो गई। होस्ट बोला, वाओ तुम बहुत हैंडसम हो, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, जियांग ईचेंग। जैसे ही मैंने बोला सब लोग शॉक हो गए। ये वही जियांग ईचेंग है जो सू फैमिली से एंगेज्ड है। ऑडियंस में आधे लोग सू जिनियाओ के मेल फैंस थे। सब जेलस हो रहे थे। होस्ट बोला, नेक्स्ट सॉन्ग है बेजी का गुड नाइट। बेजी एक फेमस सिंगर है, लेकिन मिस्टीरियस है। किसी ने उसे कभी देखा नहीं, लेकिन उसकी आवाज दुनिया भर में फेमस है। होस्ट ने माइक दिया। मैंने कहा, मैं गा नहीं सकता, सॉरी। लोग चिल्लाने लगे, नीचे उतरो, मेरी गॉडेस के साथ मत खड़े रहो। जियांग ईचेंग नीचे आओ। मैंने आंखें बंद की और हल्का सा मुस्कुराया। मुझे पता था लोग मुझे इंसल्ट करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लोगों को सरप्राइज देना पसंद है। मैंने माइक लिया और बोला, मैं गा नहीं सकता, लेकिन मैं अकम्पनीमेंट यानी साथ में म्यूजिक दे सकता हूँ। इस गाने का म्यूजिक पियानो पर होता है। सू जिनियाओ मुझे डाउटफुल नजर से देख रही थी। वो सोच रही थी ये मजाक कर रहा है। होस्ट ने कहा, चलिए सब चुप हो जाओ, मिस्टर जियांग और जिनियाओ का परफॉर्मेंस देखते हैं। मैं पियानो के पास गया। जैसे ही प्रेल्यूड शुरू हुआ, सू जिनियाओ सरप्राइज्ड हो गई। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं सच में पियानो बजाऊंगा। वो भी पूरी सीरियसनेस के साथ गाने लगी। हम दोनों की परफॉर्मेंस काफी सिंग्ड यानी परफेक्ट मैच थी। उसकी नजर मुझ पर टिक गई। कुछ फैंस इतने इमोशनल हो गए कि झुककर रिएक्ट करने लगे। नीचे अनी चेंग हंसता हुआ बोला, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था जियांग ईचेंग इतना अच्छा पियानो बजाता है। ये लेवल 8 से भी ऊपर लग रहा है। एक बजाता है, एक गाता है, दोनों का कॉम्बो परफेक्ट लग रहा है। लेकिन अंदर से वो गुस्सा था। ये स्टेडियम अन ग्रुप का है, उसी ने ड्रॉ मैनिपुलेट किया था। वो मुझे एम्बैरस करना चाहता था, लेकिन सब उल्टा हो गया। सू वानराव मुझे स्टेज पर देख रही थी। लाइट्स के नीचे मैं मिस्टीरियस लग रहा था। लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही थी। मुझे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन मैं और सू जिनियाओ स्टेज पर काफी आई कैचिंग लग रहे थे। क्या हम मैच करते हैं? नहीं। गाना खत्म हुआ, नीचे जोरदार तालियां बजने लगीं। मैं स्टेज से उतरकर बाथरूम गया। जब मैं बाहर आया, मैंने देखा एक लड़की ब्लैक ड्रेस में डोर के पास खड़ी थी। उसने मास्क पहना हुआ था, इसलिए उसका फेस क्लियरली नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका टेम्परामेंट एलिगेंट और नोबल था। क्या तुम जियांग ईचेंग हो? मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस पसंद आई। ये तुम्हारे लिए है। उस लड़की ने मुझे एक डेलिकेट ट्यूलिप बॉक्स दिया जो उसके हाथ में था। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। क्या तुम मुझे जानती हो? उसने हाथ हिलाकर कहा, नहीं जानती, बस तुम्हारी परफॉर्मेंस पसंद आई। मैं चलती हूँ, गुड बाय। ये कहकर वो मुड़कर चली गई। उसकी आंखों में हल्का सा सैडनेस था। मैं वहीं खड़ा रहा, हाथ में फ्लावर बॉक्स देखते हुए। दिल में हल्का सा अजीब फीलिंग था। 2 घंटे बाद कॉन्सर्ट खत्म हो गया। मैं सू फैमिली और आन ईचेंग के साथ वापस आया। घर पर सू पेरेंट्स ने डिनर प्रिपेयर किया था बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। कैंडल्स बुझाने के बाद सब ने अपने गिफ्ट्स निकाले। मैंने भी अपना गिफ्ट निकाला। सू जिंगयाओ सबको थैंक यू बोल रही थी। उसने रैंडम गिफ्ट्स ओपन किए। उसने रियल एस्टेट सर्टिफिकेट्स, ज्वेलरी, नेकलेसेस, वॉचेस वगैरह थे। सब काफ़ी एक्सपेंसिव थे। अब मेरी बारी थी। मेरा गिफ्ट एक बड़ा बॉक्स था। सबको पता था कि मैंने आज कुछ नहीं खरीदा। सबको लगा मैं बस कुछ रैंडम दे रहा हूँ। सू जिंगयाओ ने बॉक्स खोला। मैं 1 सेकंड के लिए रुक गया। अंदर एक माइक्रोफोन था, एक रेयर सेकंड हैंड ब्रांड का। ये दुनिया में सिर्फ एक ही पीस है। ये माइक्रोफोन ऑक्शन में गया था। एक मिस्टीरियस आदमी ने इसे ले लिया था। सू जिंगयाओ इस ऑक्शन को मिस कर गई थी। उसने बाद में काफ़ी ट्राई किया इसे हाई प्राइस पर खरीदने के लिए, लेकिन कोई सेलर नहीं मिला। सू फैमिली को डाउट हुआ, क्या ये फेक है? लेकिन सू जिंगयाओ ने तुरंत पहचान लिया, ये फेक नहीं है। उसने एक्साइटेड होकर कहा, जियांग ईचेंग, ये सच में मेरे लिए है। मैंने कामली सर हिला दिया, बस एक माइक्रोफोन ही तो है। वो इतनी एक्साइटेड थी कि समझ नहीं पा रही थी। उसने पूछा, ये माइक्रोफोन तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने कैजुअली कहा, मैं पियानो अच्छा बजाता हूँ। जिसने ये पहले खरीदा था वो मुझे जानता था, उसने मुझे दे दिया। वो चाहता था मैं म्यूजिक इंडस्ट्री ज्वाइन करूं, लेकिन मैं गा नहीं सकता, इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया। मैंने बस एक एक्सक्यूज बना दिया।
सब लोग फिर से शॉक हो गए। उनके गिफ्ट्स इतने वैल्यूएबल होने के बाद भी सू जिंगयाओ इतनी खुश नहीं थी जितनी मेरे गिफ्ट से थी। लोगों का मेरे बारे में सोचना बदलने लगा। पहले सबको लगता था मैं यूजलेस हूं, लेकिन अब लग रहा था मैं उनकी सोच से अलग हूं। मैंने कहा हैप्पी बर्थडे, मैं थोड़ा टायर्ड हूं, मैं ऊपर रेस्ट करने जा रहा हूं। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। आज मेरी बारी थी सू शिंगयान के साथ टाइम स्पेंड करने की। वो एक डॉक्टर है। सू शिंगयान का पर्सनैलिटी कोल्ड और डिग्निफाइड है। जब से मैं घर आया हूं उसने मुझसे ज्यादा बात नहीं की। हम दोनों कार से हॉस्पिटल गए। उसने कहा आज मेरे 2 ऑपरेशंस हैं, मैं बिजी रहूंगी, तुम ऑफिस में वेट करो। मैंने सर हिला दिया। मैं पूरी सुबह गेम्स खेलता रहा। सू शिंगयान ऑपरेशन खत्म नहीं कर पाई। मैं बोर हो गया और हॉस्पिटल से बाहर घूमने चला गया। रात को घर आने पर भी मैं उससे नहीं मिला। अगला दिन सू शाओ का था। वो सबसे छोटी है और कॉलेज में पढ़ती है। आज ड्राइवर छुट्टी पर था और सू वनराव का ऑफिस स्कूल के रास्ते में था, इसलिए हम तीनों एक साथ निकले। रास्ते में सू शाओ एक्साइटेड होकर बोली, मैंने न्यूज़ देखी, कल किसी ने तुम्हारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। डेथ वैली एक फेमस रेस ट्रैक है। सबसे फास्ट रिकॉर्ड सू वनराव ने 1 साल पहले बनाया था, 5 मिनट 32 सेकंड्स। सू शाओ अपनी बहन को बहुत एडमायर करती है। अब किसी ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। सू वनराव थोड़ी सीरियस हो गई। सू शाओ बोली, वो आदमी था, हेलमेट पहना हुआ था इसलिए फेस नहीं दिखा। वो एक्साइटेड होकर बोल रही थी, मुझे पता लगाना है वो कौन है। स्कूल के पास पहुंचते ही उसने मेरी तरफ मुड़कर कहा, ओए गांव वाले, क्या तुम्हें मेरी थर्ड सिस्टर पसंद है? क्या तुम उसके फैन हो? मैंने कुछ नहीं बोला। मैं उससे आर्ग्यू करने के मूड में नहीं था। मैं चुपचाप कार से उतर गया। लेकिन सू वनराव ने यह सब सुना और स्टीयरिंग पकड़ते हुए थोड़ा रिएक्ट किया। सू शाओ ने बाय बोला और चली गई। वो अब रेसिंग वाले अननोन आदमी की फैन बन चुकी थी। सू वनराव ने मुझे प्रोटेक्ट करने को कहा। सू शाओ बोली, कौन इसे बुली करेगा? मैं स्कूल गया तो हर जगह लोग मुझे देख रहे थे। सू फैमिली का फ्यूचर सन इन लॉ होने की वजह से मैं सेंटर ऑफ अटेंशन था। क्लास के बाद मैं बाथरूम गया। जब मैं बाहर निकलने लगा, कुछ स्कूल यूनिफॉर्म वाले लड़कों ने मुझे घेर लिया। एक ग्रीन हेड लड़का बोला, क्या तुम्हें सू शाओ पसंद है? मैंने कहा नहीं। वो बोला, सू शाओ हमारे स्कूल की लड़की है, तुम अपनी औकात देखो। मुझे अजीब लगा, मैंने तो कहा भी था मुझे पसंद नहीं है। वो और प्रवोक करने लगा, क्या सू शाओ तुम्हें जानती भी है? तुम कौन हो? फिर वो हंसा और बोला, आज तुम्हें सबक सिखाएंगे। सू शाओ को पता चला मैं बाथरूम में फंसा हुआ हूँ। वो मजबूरी में वहां आई। जब वो पहुंची उसने देखा कुछ लड़के भागते हुए बाहर आ रहे हैं। वो सरप्राइज हो गई। मैं धीरे से बाहर आया, बिल्कुल ठीक था। मैंने कहा, वो मुझे मारना चाहते थे, मैंने उन्हें मार दिया। लगता है तुम्हारे बहुत एडमायरर्स हैं। सू शाओ चुप हो गई। उसे सोचना चाहिए कि उसे मेरी परवाह नहीं करनी चाहिए थी। उस दिन के बाद कोई मेरे पास नहीं आया। लास्ट क्लास स्पोर्ट्स की थी। मैं ग्राउंड पर बैठकर लड़कियों को बैडमिंटन खेलते देख रहा था। अचानक मुझे स्टमक पेन हुआ। मैं जल्दी से पब्लिक बाथरूम की तरफ भागा। दूसरी तरफ सू वनराव ऑफिस में थी। असिस्टेंट ने आकर कहा, प्रेसिडेंट, जिसने आपका डेथ वैली रिकॉर्ड तोड़ा था वो जियांग यीचैंग ही है। सू वनराव शॉक हो गई। कल तो वो सू शिंगयान के साथ था, ये कैसे पॉसिबल है? उसके फेस पर स्माइल आ गई। जियांग यीचैंग, ये आदमी इंटरेस्टिंग है। तभी फोन आया, बिग सिस्टर, प्रॉब्लम हो गई, जियांग यीचैंग मिसिंग है। सू शाओ को स्पोर्ट्स क्लास के बाद पता चला मैं गायब हो गया हूँ। उसने कॉल किया, मैंने पिकअप नहीं किया। विला पर भी चेक किया, मैं वहां भी नहीं था। सू वनराव ने कहा, तुम पुलिस को इन्फॉर्म करो, मैं हैंडल करती हूँ। वो तुरंत कार लेकर स्कूल पहुंच गई। उसने सीसीटीवी चेक किया। शाम 5 बजे मुझे पब्लिक बाथरूम की तरफ जाते हुए देखा। मेरे पीछे एक ब्लू कपड़े वाला आदमी भी जा रहा था। मतलब मैं लास्ट बार पब्लिक बाथरूम के पास ही देखा गया। शाम 6 बजे का टाइम था, वहां ज्यादा लोग नहीं थे। जैसे ही सू वनराव वहां पहुंची उसने अंदर से आवाज सुनी, अभी तो बड़ा हीरो बन रहा था, अब क्यों चुप है? मार खाता जा। तूने मेरी बहन सू जिंगयाओ को फंसाने की हिम्मत कैसे की? आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सू वनराव ने यह सुना और तुरंत समझ गई अंदर कौन हो सकता है। वो सीधा अंदर घुस गई। बॉडीगार्ड्स ने ऑर्डर मिलते ही डोर तोड़ दिया। उस आदमी की हंसी अचानक रुक गई। सू वनराव ने दरवाजे की तरफ देखा। उसे कुछ ठीक नहीं लगा। तुम कौन हो? मेरी प्लान खराब करने की हिम्मत कैसे हुई? सू वनराव ने सामने देखा, उसका चेहरा सीरियस हो गया। सू जिंगयाओ का बॉडीगार्ड भी वहां था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? उसने सामने खड़ी एलिगेंट और पावरफुल वुमन को देखा। उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी जो सू जिंगयाओ लग रही थी। सू वनराव को देखकर सब पहचान गए। जो लोग न्यूज देखते हैं वो तुरंत पहचान लेते हैं। उसके पीछे स्ट्रांग बॉडीगार्ड्स थे। उनके सामने वो लड़के बिल्कुल कमजोर लग रहे थे। सू जिंगयाओ ने हाथ उठाया। उसके असिस्टेंट ने तुरंत सिग्नल समझ लिया। उसने तीनों को तुरंत पकड़ लिया। जो आदमी अभी तक अग्रेसिव था वो तुरंत डर गया। उसने घबराकर कहा, मिस सू, सॉरी, मैं बस इंपल्सिव हो गया। सू वनराव ने ठंडी आवाज में कहा, अब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट करो। वेन यान और श्याओ लोलो जमीन पर घुटने पर गिर गए। वो बोले, हम यंग हैं, गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए मिस सू। सू वनराव ने उनकी बात इग्नोर कर दी। पुलिस सायरन बजने लगा। तीनों जमीन पर बैठे हुए बिल्कुल टूट गए, जैसे उनकी हिम्मत खत्म हो गई हो। पुलिस उन्हें ले गई। तब सू शाओ और सू वनराव जल्दी में बाहर आए। सू शाओ गुस्से में बोली, ये आदमी सच में प्रॉब्लम है। मुझे लगता है ये सब जानबूझकर करता है, बस हमें डिस्टर्ब करने के लिए। उसे अपने अंकल की डांट याद आ रही थी, इसलिए वो और गुस्से में थी। सू वनराव ने फ्राउन करके कहा, बस शाओ, अब और मत बोलो।
इसे हॉस्पिटल ले चलो पहले। सू श्याओ बोली, तुम ले जाओ, मैं नहीं आ रही। ये कहकर वो चली गई। सू वन राव ने मुझे देखा, मेरा पूरा बॉडी इंजर्ड था। वो मुझे हॉस्पिटल ले गई। सू शिंगयान के कनेक्शन की वजह से मुझे सीधा उसके ऑफिस ले जाया गया। सू शिंगयान ने मुझे ध्यान से चेक किया और फ्राउन किया। सू वन राव ने सीरियस टोन में पूछा, क्या हुआ, क्या ये सीरियस है? सू शिंगयान ने हल्का सा कफ करके कहा, इंजरी सीरियस है, थोड़ा कंकशन भी है, और वो सफोकेशन और डिहाइड्रेशन की वजह से वीक है। ये सुनकर सू वन राव के कान थोड़े रेड हो गए। ठीक है, मुझे ऑपरेशन के लिए जाना है, तुम यहाँ रहो और बाद में हॉस्पिटलाइजेशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर देना। ये कहकर सू शिंगयान चली गई। रूम में साइलेंस था। मैंने धीरे से आंखें खोली, पेट में दर्द था। मैंने वीक आवाज में कहा, पानी, मुझे पानी चाहिए। सू वन राव ने एक ग्लास पानी दिया। उसने मेरा पसीना देखा और टिश्यू दे दिया। मैंने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू। वो काफी केयरिंग थी। इतना दर्द होने के बाद भी मैं उसे देखकर हंस दिया। सू वन राव ने सीरियस होकर कहा, मिस्टर जियांग, ऐसे जोक्स मत किया करो, मैंने पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। मैंने कहा, इतनी सीरियस क्यों हो, कितना बोरिंग है। फिर मैं पानी पीने लगा। तभी सू वन राव खड़ी हो गई और बोली, मुझे इमरजेंसी मीटिंग है, तुम रेस्ट करो। मैं समझ गया। जैसे ही वो गई मेरा फोन बजा। गू किंग हान की आवाज आई, थोड़ी टेंशन के साथ, ब्रदर जियांग, तुम ठीक हो? मैंने सुना तुम हॉस्पिटल में हो। मैं हैरान हो गया, तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने वेबो नहीं देखा? तुम्हें सू जिंगयाओ के इललेजिटमेट फैन ने किडनैप किया। सू वन राव ने तुम्हें बचाया और खुद हॉस्पिटल ले गई। पपराजी ने सब कैप्चर कर लिया। अब इंटरनेट पर सिर्फ तुम और सू वन राव की न्यूज चल रही है। मैंने चेक किया, टॉप ट्रेंडिंग सब इसी न्यूज से भरा हुआ था। मैं गुस्सा हो गया। मैंने कहा, इसे हटाओ, कंपनी तुम संभालो, अगर कुछ हो तो मुझे कॉन्टैक्ट करो। गू किंग हान बोला, ठीक है, और वैसे भी मैंने उस लड़के को हैंडल कर दिया है, वो जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आएगा। मैंने कहा, बात इतनी सिंपल नहीं है। फिर उसने कहा, सू ग्रुप हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहता है, प्रॉफिट काफी अच्छा है, लेकिन उनकी एक कंडीशन है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने तुरंत मना कर दिया, अभी वक्त नहीं है। फोन कट कर दिया। सू वन राव, अभी बहुत लंबा गेम बाकी है। अगली सुबह सू वन राव फिर से वार्ड में आई। मैं हंसा और एक ऑरेंज तोड़ते हुए बोला, मिस सू, इतनी बिजी होके भी मुझे देखने आई हो, मैं तो ऑनर्ड हो गया। फ्रूट काफी स्वीट है, तुम भी ट्राई करो। मैंने उसे बनाना ऑफर किया। उसने कहा, गलत मत समझना, पापा ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा है। उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन उसकी आंखों में क्लैरिटी थी। उसने पूछा, मुझे एक सवाल पूछना है, तुमने डेथ वैली रिकॉर्ड कैसे तोड़ दिया? तुम एक छोटे शहर से हो, तुम्हें रेसिंग का एक्सपीरियंस कैसे मिला? वो मुझे ध्यान से देख रही थी। मैं हंसा नहीं, बस बोला, बस टाइम पास था, तुम इतना क्यों सोच रही हो? सू वन राव सोच में पड़ गई। ये आदमी गू किंग हान को जानता है, पियानो भी अच्छा बजाता है, रेसिंग रिकॉर्ड भी तोड़ देता है, ये नॉर्मल नहीं है। जियांग यिचिंग, मुझे उम्मीद है तुम्हारे कोई गलत इरादे नहीं है। उसकी आवाज वार्निंग जैसी थी, लेकिन उसका दिल थोड़ा हिल गया था। सू वैन राव की आवाज एक वार्निंग जैसी थी, लेकिन उसके दिल में हल्का सा डाउट और क्यूरियोसिटी भी थी। तभी डोर नॉक हुआ और उसकी सोच टूट गई। अनी चेन ने डोर नॉक किया और अंदर आ गया। जब उसने सू वैन राव और मुझे अकेला देखा, वो अंदर से जल गया। वो मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने पूछा, तुम्हारा फेस इतना पेल क्यों है? मैं काफी इंजर्ड था, उसका हाथ बहुत टाइट था। मैं हंसा। मैंने सू वैन राव की तरफ देखा और सोचा, इस आदमी का पॉजेसिवनेस सच में डेंजरस है। मैं बोला, मैं ठीक हूं, और मिस्टर अन, इतना टाइट पकड़ने की जरूरत नहीं है, लोग समझेंगे तुम मुझसे नफरत करते हो। मैंने अपना हाथ छुड़ाया, साथ ही मैंने उसकी सोच को एक्सपोज कर दिया। अनी चेन ने मुझे देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं बस तुम्हारी चिंता कर रहा था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो अंकल सू को कितना बुरा लगता। मैंने कहा, मैं अभी सू फैमिली का सन इन लॉ भी नहीं बना और तुम अंकल सू के ओपिनियन की इतनी परवाह कर रहे हो। मिस्टर अन, तुम काफी थॉटफुल हो। ये सुनकर अनी चेन थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया। वो बोला, मिस्टर जियांग, लगता है तुम मुझे पसंद नहीं करते। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, सिर्फ कुछ बातों से तुम्हें लगता है मैं तुमसे नफरत करता हूं? ये थोड़ा ज्यादा सेल्फ राइचस, खुद को ज्यादा सही समझना नहीं है। मैंने ऐसे हिपोक्रिटिकल यानी दो चेहरा वाला इंसान कम ही देखे हैं। अनी चेन का फेस सीरियस हो गया। वो बोला, मैं बस मिलने आया था, लेकिन तुम इतनी बातें कर रहे हो, मैं चलता हूं। वो उठकर जाने लगा। सू वैन राव ने भौएं सिकोड़कर ठंडी आवाज में कहा, जियांग चेन, ज्यादा मत बोलो, अनी चेन सिर्फ तुमसे मिलने आया था। मैंने भी भौएं सिकोड़ी और व्हाइट हैंकरचिफ पकड़कर कहा, मुझे मिलने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक नहीं हूं, मुझे रेस्ट करने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। सू वैन राव ने मुझे देखा, उसकी आंखों में हल्का सा अंधेरा था। फिर वो बोली, ठीक है, हम चलते हैं, तुम रेस्ट करो। अनी चेन ने बीच में डिस्टेंस बना दिया और दोनों निकल गए। उनके जाने के बाद रूम फिर से शांत हो गया, लेकिन मैं अंदर से काम नहीं था। मुझे अचानक याद आया कि एक इंपॉर्टेंट बात मिस हो गई है। मैं सू स्याओ स्याओ के साथ स्कूल गया था, ये बात बहुत कम लोग जानते थे। फिर उस अटैकर को मेरा एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता था, और वो सीधा बाथरूम तक कैसे पहुंच गया? मेरे दिमाग में एक डेंजरस आइडिया आया। मैंने तुरंत फोन किया। मैंने पुलिस से कहा, अटैकर से पूछताछ करें। कुछ देर बाद मेरे फोन पर एक नाम सामने आया, अनी चेन। मेरी आंखें रुक गईं। अटैकर के पीछे अनी चेन था। फिर से अनी चेन। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। यदि आपको इसका नया चैप्टर जल्दी से जल्दी चाहिए तो आप इस पर 2 के लाइक करा दीजिए, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसे ही मानहुआ लेकर आता रहूं।